21वीं सदी के भारत में जहां पर हम चांद पर जाने की बातें करते हैं, वहीं पर आज भी संसाधनों का अभाव इतना है कि रामगढ़ के ओडेला गांव के खनन क्षेत्र में शुक्रवार की शाम को चट्टान खिसकने से खनन के दौरान एक हादसा होता है और उस हादसे में पोकलैंड मशीन सहित जो उसका ऑपरेटर था वो इस गहरी खाई में गिर जाता है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे, ये गहरी खाई कहें या फिर मौत की खाई कहें, इसी खाई के अंदर सामने जो आपको दिखाई दे रही है ये पोकलैंड मशीन थी जो इसके अंदर समा गई थी और इसी पोकलैंड मशीन को चलाने वाला जो ऑपरेटर था वो भी इस खाई में गिर चुका था। शुक्रवार शाम की यह घटना थी और शुक्रवार शाम की घटना से आज उस घटना को 5 दिन हो चुके हैं। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि आज भी संसाधनों के अभाव में घिस घिस कर यह रेस्क्यू अभियान चल रहा है। यहाँ पर बड़ी क्रेन नहीं थी, क्रेन भी गाजियाबाद से मंगाई गई। संसाधनों का इतना अभाव था कि इतना रुकावट यहाँ पर पैदा हुई और आज 5वें दिन इस पोकलैंड मशीन को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि शुक्रवार शाम को यह हादसा होता है और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को रामगढ़ में एक बड़ी सभा का आयोजन करते हैं और उसी सभा में विकास के लंबे लंबे बातें और दावे होते हैं। दावे और हकीकत क्या है, रामगढ़ का हादसा आपको बता सकता है। खनन के दौरान जो ये घटना घटित हुई, मुख्यमंत्री विकास के दावों का बखान कर रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ जिंदगी और मौत के बीच से जंग चल रही हो, इस पोकलैंड मशीन को निकालने के लिए, उस बॉडी को निकालने के लिए संघर्ष किया जा रहा हो, तो मुख्यमंत्री का खुद का विभाग है खनन विभाग, क्या उनको इसकी जानकारी नहीं होगी? अगर जानकारी नहीं है तो फिर उनका सूचना तंत्र क्या कर रहा है? और यदि जानकारी उनको मिल भी गई थी तो क्या इस पूरे की पूरी घटना की, इस हादसे की उन्होंने जिम्मेदारी या जानकारी क्यों नहीं जुटाई? इसी घटना में जो पोकलैंड मशीन का जो चालक था उन्हीं के परिवारजन हैं, वो भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा श्याम सुंदर तिवारी नाम है। श्याम सुंदर जी, क्या नाम था इनका जो पोकलैंड मशीन चला रहे थे? रामानंद तिवारी। आप कहाँ से हैं? बिहार से, बक्सर जिला से हैं सर। कब आपको इस हादसे की सूचना मिली? शाम को शुक्रवार को 5:30 बजे के आसपास घटना हुई। 6:30 बजे तक हमको सूचना मिली। मैं था भिवानी जिला में, वहाँ से मैं 12-1 बजे रात तक आया। तो यहाँ प्रशासन की टीम थी लेकिन रेस्क्यू कोई नहीं चला पहला रात में। दूसरे दिन SDRF के जवान आए, दिन भर छान मारे, कुछ नहीं पता चला। फिर तीसरे दिन NDRF आई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अब क्रेन मंगाए हैं, आज जाके 5वें दिन ये मशीन निकल पाई है। बस इतना ढीला रेस्क्यू चल रहा है। रामानंद तिवारी जो थे वो क्या लगते थे? हमारे भतीजा है, बड़े भाई का लड़का है। परिजनों के आंसू भी सूख गए होंगे इस घटना को लेकर, और क्या हाल क्या गुजर रही होगी। घटना का 5वां दिन है, धीरज बंधाइए। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू के नाम पर 5वें दिन आज पोकलैंड मशीन के द्वारा इसको निकाला गया है। आप सोच सकते हैं कि जिम्मेदार विभाग, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि शुक्रवार शाम को जब यह हादसा हुआ उसके लगभग 24 घंटे के बाद खनन विभाग के कुछ अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। सबसे पहले पुलिस की टीम पहुंची थी। खनन विभाग गहरी निंद्रा में सोता है अलवर का, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं ये लोग? अब कह रहे हैं कि पानी निकालना पड़ेगा। मोटर आई है, मोटर लग रही है, पानी निकलेगा फिर बॉडी को खोजेंगे। हमको नहीं उम्मीद लग रहा है कि 2 दिन में पानी निकलेगा साहब। सामने आप देख रहे होंगे ये जो खनन के दौरान गहरी खाई बनी है और इस गहरी खाई लगभग 150 फुट 200 फुट के आसपास ये गहरी खाई होती है और कहना यह है कि मोटर के द्वारा इतने विशाल पानी को निकाला जाएगा। फिर NDRF SDRF की टीम उसकी बॉडी को तलाश कर रही है। हालांकि पंजाब से भी यहाँ पर गोताखोर को लाया गया है और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो पंजाब से गोताखोर पहुँचे थे उन्हीं गोताखोर ने इस पोकलैंड मशीन को जो पानी में गिरी हुई थी उन्होंने ही इनको बांधा था और उन्हीं के बांधने से ये पोकलैंड मशीन आज बाहर निकली थी। आश्चर्य की बात यह है कि बड़े बड़े दावे करने वाला खनन विभाग, राजस्थान सरकार के दावे, हकीकत कुछ और ही है। सबसे बड़ा सवाल यह है, खनन विभाग के अधिकारियों से जब हमने पूछा उन्होंने ये तो कह दिया कि यहाँ पर खनन का पट्टा है, परंतु बड़ा सवाल यह है कि अगर ये खनन का पट्टा है तो इस खनन क्षेत्र में क्या नियमों के अनुसार खनन हो रहा था?
इतनी गहरी जो खाई है, क्या ये नियमों के अनुसार इसकी खुदाई की गई, नियमों के अनुसार यहाँ पर पत्थर निकाला जा रहा है? इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? हादसा है या ये हत्या? और ये रामानंद तिवारी जो इस पोकलैंड मशीन को चला रहा था, ऐसे कितने ही रामानंद होंगे जो खनन क्षेत्रों में पोकलैंड मशीनों को चलाते होंगे, और इस हादसे के पश्चात उनकी साथ क्या घटनाएं घटित होती होंगी? इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? खनन विभाग, चूंकि आपको पता ही है, केवल अपने रेवेन्यू और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा विभाग होता है। इनको केवल अपने धन से मतलब होता है। किसी के हादसे में जान जाए, चाहे घटना घटित हो, ये तो केवल पल्ला ही झाड़ लेते हैं। हमारे साथ रामगढ़ तहसीलदार अंकित गुप्ता जी हैं। अंकित सर, पहला सवाल तो ये है कि ये जो खनन का जो क्षेत्र है, नियमानुसार चल रहा था या नहीं चल रहा था? सर 414 नंबर की जो लीज थी वो वर्तमान में चालू थी, और जो 415 नंबर लीज जो इसके एडजेसेंट है वो बंद थी। अभी 414 नंबर में खनन कार्य जारी है। ये जो खनन है, इतनी गहरी खाई है, लगभग 150 फुट के आसपास पानी है। क्या हो सकता है इतना पानी? ये पानी बरसात का है या फिर नीचे से ही पानी ये आ रहा है? सर इसमें ये है कि ये सरफेस लेवल जो है हमारे अलवर का, उसके बाद ये एक अप टू कोई लिमिट है जो ये डिसाइड करते हैं डीजीएमएस वाले ना, उसके उस लेवल तक ये खुदाई खनन कार्य कर सकते हैं। तो जैसा एमई साहब ने और डीजीएमएस ने बताया, तो ये अभी लिमिट में ही चल रहा है। पानी का तो ये है कि अगर वाटर लेवल कहीं पे ऊंचा है तो नीचे से भी पानी आ जाता है थोड़ा खोदने के बाद। तो ये पानी बारिश का भी हो सकता है और थोड़ा उसका भी हो सकता है। अब ये तो आइडिया लगाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक ये पानी थोड़ा बाहर नहीं निकलेगा, नीचे से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, तब पता लग पाएगा इसका। हादसे को आज 5वां दिन है। रेस्क्यू के नाम पर केवल एक पोकलैंड मशीन निकाली गई है, वो भी गाजियाबाद से बड़ी क्रेन मंगाई गई थी। कि यहाँ पर संसाधन नहीं है? सर अलवर ज़िले में इस वजन को, जो अभी ये पोकलैंड गिरी थी, इसका 22 टन वजन है, और 160 टन की मशीन मंगाई गई थी जो इसको निकाल पाए। इसको क्या है, बैलेंस करने के लिए 2 मशीनें चाहिए थी, क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटराइज्ड है पूरी मशीन, और पूरी लॉक हो जाती है, और ये 11-11 टन के बैलेंस पे उठती। तो दूसरी मशीन ही अवेलेबल ही नहीं है। अलवर ज़िले में एकमात्र मशीन है। उसके बाद ये गाजियाबाद से दूसरी मशीन मंगाई गई। इस कारण से इसको पोकलैंड निकालने में थोड़ा सा इशू रहा। और रही बात पानी को निकालने का, तो सर विभिन्न तरह के हॉर्स पावर मशीन लगाकर पानी निकाला जा रहा है। लाइट की थोड़ी समस्या थी। उसके बाद अभी जो बड़ी मशीन आई है हिंदुस्तान कॉपर से 250 हॉर्स पावर की, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद पानी तेजी से निकाला जाएगा। आप रामगढ़ में तहसीलदार पद पर हैं। रामगढ़ में बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता है, आपकी टीमें अवैध खनन को क्यों नहीं रोक पाती है? सर रामगढ़ में अभी तक जितना हमने ललावंडी और इसको सर्च किया, जो खनन पाया गया माइनिंग की टीम के साथ हमने भी देखा, वो वैध खनन था। उसके अलावा जहाँ भी अवैध खनन की सूचना होती है, सरकार ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, हम लोगों ने भी कार्रवाई की है, हम लोगों ने भी उसको दिखाया है। सैंथली में एक कार्रवाई हुई थी। तो अवैध खनन के लिए हम रोकने के पूरे प्रयास करते हैं। सर बड़े पैमाने पर जो लीज धारक हैं, वो लीज की आड़ में भी अवैध खनन करते हैं, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो खनन है उसका एक क्राइटेरिया फिक्स है और लिमिट फिक्स है। उस एरिया में ही वो खनन करते हैं। उसके बाहर जाके अगर वो खनन कर रहे हैं, तो ये मेरा और माइनिंग डिपार्टमेंट उसका दायित्व होता है कि उसको रोके। और बार बार हम उसको सर्च करते हैं। जैसे ललावंडी में हम लोग गए थे, तो खनन कार्य उन्होंने उसमें ही किया हुआ है, खान में ही। अब यहाँ जो है ओडेला की जो खान है, इसमें भी खनन कार्य इन्होंने लीज के अंदर ही किया हुआ है। बाहर के कोई निशान नहीं है। सर एक गहराई पर हम जाते हैं, खनन करते हैं, तो उसमें कुछ फीट की रास्ता बना बनाकर, बेंच बना बनाकर खनन किया जाता है गहराई में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, जो लीज का पट्टा होता है, उसमें चारों तरफ पिलर लगे होते हैं ABCD, उससे डिसाइड होता है कि इस क्षेत्र में लीज है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ सर, ये इशू यहाँ पे आया है, तो हमने माइनिंग विभाग को बोला था, तो उन्होंने कहा है कि सर हम इसको चेक करा के और इसके बारे में इनकी जो लिखित में रिपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने अभी तो इसको वर्तमान में बंद करा दिया है, उसके बाद जो इनके सेफ्टी मेजर्स हैं और जो इनके प्रोसीजरल हैं कि भाई किस आधार पे चलनी चाहिए, उसके लिए DGMS और माइनिंग का एक संयुक्त कार्य यहाँ जारी है। उसके आधार पर वो रिपोर्ट देके और इसमें सेफ्टी मानदंड जो पूरे कराने हैं वो उसको पूरा कराएंगे वो। तो अभी बॉडी को चिन्हित नहीं किया जा चुका है, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है? क्या कुछ और कुछ नया प्लान आप कर रहे हैं बॉडी को निकालने के लिए? सर अभी क्या है, डॉग भी आया था, सर्च डॉग, उसने भी सर्च किया है, लेकिन अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया ऑपरेटर की उसकी लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है। तो अभी जो प्रोफेशनल ड्राइवर है हमारा आशु मलिक, उसको थोड़ी सी इंजरी हुई है, वो आ रहा है तुरंत, और उसके तुरंत बाद हम उसको सर्च करवाएंगे कि कहाँ पे है वो बॉडी। हादसे को आज 5वां दिन है। यहाँ पर टीमें लगी हुई हैं, लेकिन 5 दिन तक जो रेस्क्यू चला, अभी तक केवल पोकलैंड मशीन निकाली गई है। अभी बॉडी को चिन्हित भी नहीं किया गया है कि आखिर बॉडी है कहाँ। कब तक ये चलेगा? संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।